हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग चैप्टर 3 इतिहास के दुनिया भाग 2 का चैप्टर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जाके पार्ट 1 का इसका देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। हम लोग चलते हैं, कल यहाँ तक कर चुके थे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत एवं चीन के कठिन परिस्थितियों से संभाल सकते थे। भारत क्या करता था? भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों से संभाल सकता था। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशक से होती थी। जो भी अलग अलग उपनिवेशक औद्योगिकरण के लिए, अलग अलग व्यापार के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए ने सारा पूर्ति कहाँ से होती थी? कच्चा माल की आपूर्ति यहीं से उपनिवेशक से होती थी, भारत से और चीन से ही होती थी। एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार, और जो भी उत्पादित वस्तुएं थे उसके लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। और यहाँ भी जब वस्तुओं को बाजार उपलब्ध होता था, इसका मतलब क्या हुआ सर? मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोला, यहाँ ए नाम के क्या एक कंपनी है, और एक कंपनी में क्या चीज़ कच्चा माल, मान लीजिए हम कुरकुरे बना रहे हैं, तो कुरकुरे बनाने के लिए मेरे को क्या चीज़ चाहिए? मक्का की अवस्था था। तो मक्का क्या कहलाएगा? यहाँ पर मक्का होगा जो कच्चा माल कहलाएगा। ये मक्का यहाँ गया कंपनी में मक्का गया, तो इसको हम बना कर तो बेचेंगे नहीं, तो अब बनाने के बाद क्या करेंगे? बेचना है। अब बेचने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? बाजार की ज़रूरत है। बिकता सामान कहाँ में? बाजार में, तो बाजार की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार यहाँ कच्चा माल के लिए आवश्यकता यही थी, और बाजार में क्या करा, और वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता भी था। यहाँ कच्चा माल भी मिल जाता था आसानी से, और यहाँ पर बनकर यहीं पर बिक जाता था। तो व्यापार के लिए, औद्योगिकरण के लिए तो बहुत अच्छा जगह न हो गया, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर क्या है? अच्छे जगह की आवश्यकता थी। एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्धता था। तीसरी, पिछड़े समाज का सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का सब घोष दायित्व था। यहाँ करा पिछड़े समाजों का सभ्य तथा बनाने के विकसित यूरोपीय था। करा कि यहाँ जो पिछड़े जो सभ्य थे वो सबको हटाकर एक नया समाज का विकसित करना चाहते थे। कौन? यूरोपीय लोगों ने एक नया समाज विकसित करने का सोचा कि हम एक नए तरीके से नए समाज का स्थापना यहाँ करें, क्योंकि यहाँ पर जो समाज चल रहा था, जो सभ्यता चल रहा था, जो पिछड़ा सभ्यता, पिछड़ा समाज चल रहा था। फिर करा कि अगला पॉइंट में करा, फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण व्यापारी नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों को शोषण करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पर भीतरी किसानों में गए, फ्रांसीसी ने प्रारंभ में सबसे शोषण करना शुरू कर दिया, और शोषण करने के बाद करते करते क्या हो गया? बंदरगाह चले गए। बंदरगाह किसको कहते हैं आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में भी हम ये समझाए थे। बंदरगाह जिस प्रकार से टेम्पो जहाँ लगता है टेम्पो स्टैंड कहलाता है, बस लगता है बस स्टैंड कहलाता है, उसी प्रकार पानी का जहाज जहाँ रहता है वो क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। बंदरगाह सबसे पहले व्यापारी कहाँ आए थे? नगर में आए थे। नगर में शोषण करना स्टार्ट किया। नगर के साथ साथ फिर क्या है? बंदरगाहों पर शोषण करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे कहाँ तक चलेंगे? किसान तक चलेंगे, गाँव में चलेंगे। गाँव में लोग क्या कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। किसानों का भी इन लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले शोषण करना कौन स्टार्ट किया था? फ्रांसीसियों ने शोषण करना स्टार्ट किया था। तोकिन के जीवन में आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एक कोचिन, चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, चीन से सटे राज्यों से खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टर, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी। यहाँ पर क्या था ना, ये बहुत सारे क्षेत्र थे, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन थे, संसाधन थे, बहुत सारे संसाधन थे। इस संसाधनों में कोयला प्रमुख संसाधन था। कोयला, कोयला, फिर था टीन था, टीन के बाद क्या था? जस्ता था, और जस्ता के बाद टंगस्टर। ये बहुत ही क्या थे? पहाड़ी इलाकों में पाए जाते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो पहाड़ी इलाकों में संसाधन कम उपलब्धता हो जाता था, और मैदानी भागों में जो मैदानी इलाका था, मैदान का इलाका था, मैदानी इलाका था, यहाँ क्या चीज़ की खेती किया जाता था? धान की खेती किया जाता था। तो मैदानी इलाका में धान की खेती, और पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टर का व्यापार किया जाता था। करा कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने शोषण के साथ साथ कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहर एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया, और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि को बढ़ाने जाने लगा।
अब जो शोषण करना था, तो शोषण करना था तो शोषण हो पाता कब? जब शोषण हो पाता कब? जब अधिक से अधिक मैदानी क्षेत्र जो था, जो कृषि भाग योग था, अधिक से अधिक क्या चीज़ पैदावार किया जाए। जितना पैदावार ज़्यादा होगा उतना इसको कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा, और जितना टैक्स ज़्यादा मिलेगा उतना ही क्या होगा, फ्रांसीसियों को मुनाफा होगा। इसके लिए इन्होंने खेती होगा कब? मैदानी इलाका में क्या होगा, कृषि होगा। और कृषि होगा कब? कृषि होगा जब कृषि होगा, यही तभी संभव है कृषि, जब यहाँ क्या होंगे, यहाँ पर कृषि करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की आवश्यकता? पानी की आवश्यकता, जिससे क्या हो पाए, सिंचाई हो पाए। तो सिंचाई जब होगा तो कृषि अपने आप अधिक होगा। तो सिंचाई करने के लिए यहाँ के लोग तो पिछड़े तरीके से कृषि किया करते थे, जिससे पैदावार कम हुआ करता था। इसलिए इन्होंने फ्रांसीसियों ने क्या किया, नहर खुदवाया, नहर खुदवाया। और नहर से क्या चीज़ देखते, इसलिए आज भी आप लोग देखते होंगे, जहाँ आप जिस इलाका में रहते हैं, जिस जगह से रह के आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ भी देखते होंगे, अगर खेती होता था, मैदानी भाग में खेती होता होगा, तो वहाँ हर एक क्या कहते हैं उसको, जो खेत होता है, फील्ड होता है, वहाँ जो खंधा जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा, हर एक खंधे में या खेत के इलाके में एक पैन नहर होता होगा, जिसे पहले, अब तो बोरवेल हो गया, लेकिन पहले वो नहर से ही, और अभी भी बहुत सारे इलाके में होता है, नहर से में पानी जमा रहता है, उसी से सिंचाई किया जाता है, इसे सिंचाई किया जाता था। तो नहरों से सिंचाई किया जाता था। अब नहर में पानी आ गया तो सिंचाई अधिक होगा तो कृषि यानी कि पानी की समस्या दूर हो गया। पानी की सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या कृषि में पानी की समस्या होता है, तो पानी की समस्या दूर हो गया, आसानी से कृषि कर पाएगी, खेती हो पाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि कृषि क्या चीज़ हो गया, आसान हो गया, जिससे पैदावार ज़्यादा हो गया, और पैदावार ज़्यादा हो गया तो लोग फ्रांसीसियों को मुनाफा भी क्या होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन यहाँ के रहने वाले किसानों को लगता था कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वह काम कर रहा था, खुद के लिए कर रहा था। तो वही कहा कि शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादन में बढ़ाने के लिए जल निकासी के लिए समुदाय में प्रबंधन, दलदलीय इलाकों को, जंगली इलाकों को कृषि क्षेत्र में बदल दिया, और खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, इसलिए क्या चाहिए, जो जंगल था, जंगल को काट कर कैसा बना रहा था, मैदान बना रहा था, जिससे कृषि हो पाए, क्या हो पाए, कृषि हो पाए। और जो दलदलीय इलाका है, दलदलीय इलाका है, उसमें भी क्या चीज़ कर दिया गया, कृषि लायक उस भूमि को बना दिया गया कि कृषि लायक भूमि बन सके और कृषि वहाँ से आसानी हो पाए, कर बढ़ाने लगा। इस प्रयासों का फल था कि 1931 में तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। अब कृषि तो ज़्यादा होने लगा, पहले जो समस्या था, क्या चीज़ की समस्या था, वो समस्या को दूर कर दिया गया। क्या चीज़ की समस्या था, तो समस्या था कृषि का समस्या था, कृषि का पानी का समस्या था, और पानी की समस्या को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। और जब पानी की समस्या को दूर कर दिया गया तो कह सकते हैं पानी की समस्या तो दूर हो गया, पानी अधिक आने लगा, पानी की समस्या खत्म हो गया, तो पानी अधिक आने लग गया, तो कृषि भी क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। अब पहले से किसकी खेती हो रही थी ज़्यादा, तो धान की खेती ज़्यादा हो रहा था, तो धान की खेती ज़्यादा हो रहा था, तो अब पानी आने से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धान की खेती में सबसे ज़्यादा अधिक चीज़ क्या चीज़ की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। अब पानी की समस्या तो क्या चीज़ कर दिया, फ्रांसीसियों ने नहर बनाकर दूर कर दिया, तो ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ गया, तो धान की खेती भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब खेती बढ़ गया, तो यही कारण हुआ कि 1931 आते 1931 ईस्वी में क्या वियतनाम हो गया विश्व में धान की उत्पादकता में सबसे अधिक हो गया, यानी कि चावल के निर्यात में सबसे एक नंबर पर आ गया। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यात देश बन गया, यानी अधिक से अधिक चावल को पैदावार करने लगा, क्योंकि नहर बन गया था, पानी की समस्या दूर हो गई थी। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों ने एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था, और वहाँ था रबर के बागानों में कुछ जहाँ पर रबर की खेती होता था उसे रबर के बागानों कहते थे। रबर के बागानों में, फार्म जहाँ पर मुर्गी पालन, मछली पालन होता था, और क्या चीज़ होता था, गाय को पाला जाता था, उसके फार्म कहते थे। फार्म खानों में मजदूरों को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम कर लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी, और जमींदारी उस समय बहुत बढ़ गया था। जमींदारी का मतलब कुछ जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होता था और मजदूर को रख कर अपने से काम करवाया जाता था, उसे क्या कहते थे, जमींदारी कहते थे। तो जमींदारी अधिक मात्रा में होने लगे थे। हालांकि इस क्षेत्र में जमींदारी अधिक मात्रा में होने लगा। हालांकि इस दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संचारात्मक विकास
कौन विकास? संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर आ रहा था एवं विशाल रेल नेटवर्क एक सड़क का जाल सा बिछ गया। और धीरे धीरे क्या चीज़ हो गया? रेल बढ़ गया। जब कृषि ज़्यादा होने लगा, पैदावार ज़्यादा होने लगा, तो पैदावार को क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो पैदावार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता? यातायात की आवश्यकता। यातायात के लिए क्या चीज़? रेलवे सड़क बिछाया गया, रेलवे जाल बिछाया गया, सड़क बिछाया गया, जिससे सभी तरह जाल के जैसे देखते हैं मकड़ी के जाल में फंस जाता है। अभी देखते हो कितना रोड सड़क बन गया, पता ही नहीं चलता किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, सगरों क्या रोड ही रोड बन गया। उसी प्रकार से उस समय भी रोड बना दिया गया था। पहले तो रोड ही नहीं था, रोड बना दिया गया क्योंकि व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना था। परंतु किसान एवं मजदूर का जीवन स्तर गिरता जा रहा था। लेकिन किसान और मजदूर का जीवन बढ़िया नहीं हो रहा था। अब दिमाग में आया कि सर खेती तो बढ़िया हो रहा था, जब खेती बढ़िया हो रहा था तो पैदावार बड़ी अच्छी हो रही थी, जिसके कारण उसका मुनाफा भी अच्छा हो रहा होगा। लेकिन ये क्या फ्रांसीसी लोग जो कि ये सारे चीज़ कर रहे थे, तो क्या किसान के मदद के लिए कर रहे थे? नहीं, वो अपने खुद के मदद के लिए करते थे। और उसके किसान हर एक चीज़ के लिए उसके पैसे लिया जाता था, और इतना पैसा लिया जाता था, वसूला जाता था, जिससे किसान के और उसके मजदूरों की जीवन व्यवस्था क्या होते जा रही थी? बद से बदतर होती चली जा रही थी, क्योंकि सारी व्यवस्था की शोषण मूलक थी। ये जितना भी व्यवस्था था, इसका मूल आधार यही था कि शोषण करना है, अधिक से अधिक पैदावार करवाओ, ज़्यादा पैदावार होगा तो मुनाफा खुद रखना है, ये ना कि किसान और मजदूर को मुनाफा देना। इसलिए लिखा है क्योंकि सारी व्यवस्था, जितना भी व्यवस्था किया गया, पानी की व्यवस्था किया गया, दलदलीय भूमि को, जमीन को, जंगल को मैदानी क्षेत्र में बदला गया, कि सड़क बनाया गया, रेल मार्ग बनाया गया, सब किसके लिए? वो ताकि वह शोषण कर सके, इसके लिए। अब देखते हैं कौन वाली डिबिया? पीली वाली डिबिया। करा पीली वाली डिबिया में क्या है? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या था? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब कुछ दिन भर रख ले रहो, एगो फिक्स क्या दो, थोड़ा सा पैसा दे दो और दिन भर काम करो, उसमें टाइम से नहीं। उसके बंधुआ मजदूर, जैसे आपके घर में लेबर मजदूर काम करते होंगे तो आते होंगे सुबह कै बजे आते होंगे? सुबह 9 बजे आते होंगे और 4-5 बजते बजते कहाँ घरे चल जाते होंगे। लेकिन बंधुआ मजदूर में नहीं था, सुबह आ जाओ 6 बजे, अब कै बजे जाए, जब तक काम नहीं खत्म हो जाए 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे काम करते ही रहो। उसको कौन मजदूर कहते थे? बंधुआ मजदूर कहा जाता था। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था, और मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। मजदूर किसी के पास सारा जाकर कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि मुझसे ज़्यादा काम करवाता है, पैसा कम दिया जाता है। वह सिर्फ अधिकार किसके पास था? मालिकों के पास। जो मालिक कहेगा वो सबको क्या करना पड़ता था? सुनना पड़ता था। हम लोग ये देखो स्लाइड बढ़ा रहे हैं, देखो स्लाइड बढ़ रहा है, इस तरीके से देखो स्लाइड हम बढ़ा रहे हैं। मोबाइल में कैसे बढ़ता है? देखते हो स्मार्ट क्लास में इस तरीके से बढ़ाया जाता होगा। अगला करा, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पर रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। अब कौन सी भाषा में शिक्षा देने जाने लगी? फ्रांसीसी भाषा में। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, अपने जौन सा क्षेत्र के थे वही भाषा में जो पढ़ाया जाता था, लेकिन अब फ्रांसीसी लोग आकर अपना प्रभुत्ता जमा रहे थे, इसलिए जो वहाँ का जो शिक्षा था, भाषा था, क्या चीज़ कर दिया गया? फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने लगे। जो पढ़ सकते, जिसको पढ़ने की इच्छा, कौन भाषा में सीख के पढ़ो? फ्रांसीसी भाषा में सीख कर पढ़ो। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था, और कह सकते हैं इसके यहाँ पर फ्रांसीसी के शिक्षा में प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था। यहाँ पर क्या चीज़? सकारात्मक प्रभाव, यानी कि लोगों को, फ्रांसीसी लोगों को लगता था यदि हम इसे शिक्षा दे दें तो ये क्या चीज़, ये पढ़ लेंगे, समझदारी हो जाएंगे कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है, तो ये क्या चीज़, फिर हम ही लोग को विरोध करने लगेंगे। इसलिए उनको डर लगते रहता था कि ये ऐसा शिक्षा ना दिया जाए इसे कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, नकारात्मक। वो सोचते थे कि फ्रांसीसी अपने लैंग्वेज को भूल के कौन सा भाषा सीख जाए? फ्रांसीसी भाषा सीख जाए, जिससे फ्रांस से लोग आए तो यहाँ में रहने में उसे कोई परेशानी न हो। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसलिए आम लोगों के, जो नॉर्मल लोग, जिनकी मजदूर थे, किसान वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। उन्हें शिक्षा से क्या रखा जाता था? दूर में रखा जाता था। दूर करने का मतलब यह है कि उसे शिक्षा से लेना देना नहीं रखो, उसे शिक्षा दिया ही नहीं जाए, जिससे बस समझे ही नहीं और आगे बढ़े ही नहीं, और हम लोगों को विरोध भी ना करे। ये लोग, फ्रांसीसी लोग ऐसे सोचते थे, इसलिए आम जनताओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। यह लीजिए
मज़ा आ गया, कितनों पढ़िए, कितनों लिखिए, कितनों एग्जाम में दे दिए, और क्या जो स्थानीय लोग वहाँ के आसपास लोग रहते थे उसको फेल कर दिया जाता था। पैसे वाले लोगों के फ्रांसीसी लोगों सिर्फ पास होते थे, और वहाँ के लोगों के बच्चे को क्या कहते हैं, फेल कर दिया जाता था। फेल मतलब कुछ ही पढ़ रहा है, भी लिख भी रहा, कुछ भी कर रहा, उसके बावजूद भी क्या चाहिए, कहा गया कि जाइए अपना काम निपटाइए, यानी हटा दिया जाता था। ये नंबर, अच्छे नंबर नहीं दिए जाते थे, अच्छे लिखते थे उसके बावजूद भी अच्छे नंबर नहीं दिए जाते थे। स्थानीय जनता एवं कोलोनों की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। जो लोग स्थानीय लोग वहाँ पर रह रहे थे, और जो कोलोन लोग के जैसे कोलोन समाज के थे, जो बड़े लोग थे, वो दोनों के अगर देखा जाए, दोनों के रहन सहन देखा जाए, जीवन स्तर देखा जाए, जीवन की व्यवस्था देखा जाए, तो दोनों क्या थे, बहुत ही अंतर थे या अलग कह सकते हैं। और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियों बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण का पृष्ठाकार थी। और यहाँ के जब लोग पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पर 1920 तक के दशक में जो छात्र थे वो एक राजनीतिक जो पढ़े लिखे समझदारी हो गए, उनको पता चल गया कि किस तरीक़ा से हमको इन लोगों से लड़ना है। तो ये ऐसा किया गया कि 1920 आते इन लोगों ने छात्राओं ने राजनीतिक पार्टी बनाने लगा, जिससे डर के फ्रांसीसी लोगों ने हनोई विश्वविद्यालय जो था जिसमें लोग पढ़ते थे, उस हनोई विश्वविद्यालय को ही क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्योंकि इनको पता था कि सकारात्मक प्रभाव जब पड़ेगा, जब लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी भाषा सीख दे तो अलग बात है, लेकिन अगर उसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़कर वो हम लोग को क्या करेगा, विरोध करेगा, इसलिए वो हनोई विश्वविद्यालय को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। पीली वाली डिबिया, कौन डिबिया, पीली वाली डिबिया। हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। कोलोन किसको कहते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी थे कहाँ में, हिंद चीन में आकर फ्रांसीस से आकर हिंद चीन में रह रहे थे, उसे क्या कहा जाता था, कोलेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोलेन। कौन लेन, कोलेन। देखते हैं हिंद चीन में राष्ट्रीय का विकास किस तरीक़ा से विकास हुआ, किसका विकास हुआ, राष्ट्रीय का विकास हुआ। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो फ्रांसीसी दिनों से ही झेलना पड़ रहा था। कि समय से पर हिंदी चीन के उपनिवेश जो हिंदी चीन में आके रह रहे थे, बस रहे थे, उनको विद्रोह का सामना तो कभी कभी झेलना ही पड़ता था, शुरुआत से ही झेलना पड़ रहा था। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह मुखर होने लगा, और यह 20वीं शताब्दी के अंत तक होते होते यानी कि 2020 तक आते 1900 के बाद ये क्या होने लगा, इनका विरोध बढ़ते ही चला गया। हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का विरोध बढ़ते जा रहा था। अब छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। अब कुछ भी हो जाता था छोटे छोटे मामलों, जैसे मतलब छोटे छोटे मामलों में, जैसे सर मान लो कि कुत्ता को मार दिया एक था, बिलाई के मार दिया एक था, है नहीं, बकरी को मार दिया, तो कहा कि बकरी को मार दिया, मेरा बकरी के अब विद्रोह करेंगे। यानी कि हर एक बात पर कुछ होता था, नॉर्मल सी बात होता था, सरकार के विरोध विद्रोह किया जाता था। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं होता था कि छोटा है, नॉर्मल है, और उसको क्या किया जाता था, विद्रोह किया जाता था। इसी परीक्षा में 1903 ईस्वी में फान बोन चाऊ ने, कौन चाऊ, फान बोई चाऊ ने दुई तान होई, कौन तान होई, दुई तान होई, कौन तान, दुई तान होई। फान बोई चाऊ, कौन बोई चाऊ, फान बोई चाऊ ने दुई तान होई नामक एक फ्रांसीसी संगठन का स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा फान बोई चाऊ ने कि क्या चीज़ की स्थापना किया था, तो फ्रांसीसी संगठन दुई तान होई का स्थापना किया था, जिसके नेता कुआंग दे थे। इस पार्टी का या क्रांतिकारी संगठन का जो नेता हेड जो थे उनका क्या नाम था, कुआंग नाम थे। फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। इन्होंने क्या चीज़ लिखा, हिस्ट्री ऑफ द बेवाल, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम लिखकर क्या कर दिया, पूरा प्रचलन में ला दिया, और ये पूरे फ्रांस में इसका समर्थन होने लगा। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंदी चीनी के लिए प्रेरण स्रोत बना गया था। 1905 में जापान के द्वारा, किसके द्वारा, जापान के द्वारा रूस को हराया जाना, किसको हराया जाना, रूस को हराया जाना, हिंदी चीनी के लिए प्रेरक स्रोत बन गया। साथ ही रूस एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों का विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे।
और जो यहाँ जो थे मॉन्टेस्क्यू थे और रूसो थे, इनका विचार जो था स्वतंत्रता का विचार था। इनके विचारों से ये लोग हिंद चीन के लोग प्रभावित होकर हिंद चीन के उपनिवेशवाद फ्रांसीसियों का विद्रोह करने लगे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवाद नेता फान चू चिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने के लिए प्रयास किए थे। इन्होंने मॉन्टेस्क्यू और रूसो से बात किया, उनका नाम है फान चू हिन ने। इन्होंने भी इनका क्या दिया, समर्थन दिया। किसका समर्थन दिया? विचार कैसा, लोकतांत्रिक विचार का, राजतांत्रिक विचार का समर्थन दिया। गणतांत्रिक विचार ना रहे और सैन्य विचार ना रहे, सारे राष्ट्रीयवाद आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, न कि किसी राजा आया और आकर अपना हक जमा कर चला गया। इसी तरह विचारकों ने समर्थन था। सन्यात सेन ने नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन होने ने इन्हें और बढ़ावा दिया। अरे यहाँ क्या हुआ, सैन्य चीन ने जब नेतृत्व में चीन में क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सत्ता का प्रभुत्व बनना रहा, यानी कि बढ़ावा दे दिया। चीनी में सत्ता परिवर्तन हो गया। सन्यास सेन ने नेतृत्व में, किसने सत्ता परिवर्तन किया? सत्ता परिवर्तन मतलब क्या होता है सर? मान लीजिए कि ए नाम के राजा इराज है, ए नाम के कोई राजा है यहाँ पर रह रहा है, और कोई बी नाम के यहाँ क्या है, सैनिक है। ये राजा को मरवा कर, हटवा कर, किसी तरह हटवा कर ये यहाँ पर आके बैठ गया, तो सत्ता क्या हो गया? पहले सत्ता किसका चलता था? ए का, अब किसका चलने लगा? बी का चलने लगा। तो ये जब परिवर्तन होगा, इसको कौन सी कहेंगे? सत्ता परिवर्तन। डायरेक्ट हटा दिया जाना है, क्या कहलाता है? सत्ता परिवर्तन कहलाता है। और बढ़ावा दिया जाने लगा छात्रों को। वियतनाम कुवान फू हुई वियतनाम मुक्त एसोसिएशन की स्थापना किया गया। किसके नेतृत्व में वियतनाम मुक्त एसोसिएशन का स्थापना किया गया? वियतनाम कुवान फूक होई के द्वारा करवाया गया। हालांकि हिंदी चीनी में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नान, टोक्यो जैसे शहरों पर ही सीमित था, परंतु जब प्रकट विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हें प्रवेश की हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूर को बेकार के लिए फ्रांस ले गया। यहाँ के सैनिक को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा गया। और यहाँ के सैनिक को क्या चीज़ रखा गया? जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो फ्रांसीसी लोग क्या किए, हिंद चीन में जो हिंद चीन के लोग जो सेना में थे, उन लोगों को युद्ध में आगे रखा गया। बोल मतलब नहीं समझे सर, समझाइए तो मतलब कि देखो इधर से युद्ध हो रहा है, यहाँ पर मान लो इधर हिंद चीन के लोग हैं, यहाँ हिंद चीन का, इधर विदेशी वाले लोग हैं जिससे युद्ध होने वाला है। मान लेते हैं कि ABCD है, युद्ध होगा तो यहाँ का हिंद चीन में कौन युद्ध करेगा? फ्रांस के लोग युद्ध करेंगे। फ्रांस के लोग, अब फ्रांस के लोग युद्ध करेंगे तो इनके जो फ्रांसीसी जो उपनिवेशवाद थे, इनके भी सेना हो गए। उन सेनाओं में इनके भी सेना हो गए। इन सेनाओं में किन लोग, कौन से लोग भी होंगे सम्मिलित? हिंद चीन के निवासी भी होंगे। तो हिंद चीन के जितने भी सेना होंगे उनको कहाँ रखा गया? आगे वाले पंक्ति में रखा गया, क्योंकि युद्ध होगा, जब गोली चलेगा तो बम चलेगा, तोप चलेगा, बारूद चलेगा, तो जो सबसे पहले मरेंगे कौन मरेंगे? हिंद चीन के लोग मरेंगे, ना कि फ्रांस के लोग मरेंगे। इसलिए इस जो युद्ध हुआ तो वहाँ पर भी किसको, उस सेनाओं को आगे, कौन सा सेनाओं को आगे रखा गया था? हिंद चीन के सेनाओं को आगे रखा गया। अब फ्रांस की सेना कहाँ से खड़ा था? पीछे से खड़ा था। वही लिखा गया। प्रथम विश्व युद्ध में तो इन्हीं प्रवेश में हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेकार के लिए फ्रांस ले गया गया। और इसके कहाँ? बेगारी के लिए। बेगारी मतलब जिसका ऐसा काम करवाओ और खाने के लिए दो और उसको कुछ मुआवजा या पैसा ना दो, वो क्या कहलाता है? बेगारी कहलाता। बेगारी के लिए फ्रांस ले गया। यहाँ के सैनिक को युद्ध में प्रथम पंक्ति पर, जो प्रथम युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, यहाँ पर फ्रांस के लोग ले गए थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस भी क्या था? शामिल था। और सभी को आगे में खड़ा रखवाता था और जब गोली चलता था तो हिंद चीन के लोग मारे जाते थे, कि ना कि फ्रांस के लोग मारे जाते थे। देख रहे हैं कितना होशियार है। युद्ध में प्रथम पंक्ति में रखा गया था। अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा थी, तो जो मारे वाले जाने में ज़्यादा संख्या किसका रहेगा? हिंद चीन के लोग रहेंगे। इन सब बातों की प्रक्रिया हिंद चीन लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल संगठन बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा वियतनाम, ध्यान देने योग्य बात, कैसा योग्य बात? ध्यान देने। वियतनामी राष्ट्रवाद दल का स्थापना कब हुआ? 1914 में। एकदम लिख लीजिएगा इसको, वियतनामी राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुआ? 1914 में। नामक संगठन बनाया गया, जिसका पहला अधिवेशन
कैंटन में हुआ। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कैंटन में हुआ। लेकिन सशक्त फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला और यहाँ के जो सशक्त से जो सैनिक थे, फ्रांसीसी सरकार था, इस सभी वियतनामी राष्ट्रीय दल को खत्म कर दिया गया, मरवा दिया गया, हटवा दिया गया, इनमें से सभी जो शामिल थे। दूसरी तरफ जनता के हालात नियंत्रण दयनीय होती जा रही थी और युद्ध में मारे जा रहे थे, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा था, तो इन लोगों को हालात बद से बदतर होते चले गए। हिंदी चीन में कृषि उत्पादन, व्यापार एवं मत्स्य पालन पर नियंत्रण था, जी फिर भी मुख्य राजनीतिक अलग रहे थे। और यहाँ पर कृषि में जो हिंद चीन के लोग जो थे उनका कृषि और व्यापार, मत्स्य मतलब मछली पालन पर इन्हीं का अधिकार था। उसके बावजूद भी फ्रांसीसी के राजनीतिक में फंसे रह गए। इसी कारण जनता ने इसके क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा चीनी बहिष्कार आंदोलन कब चलाया गया? 1919 में। चीनी बहिष्कार आंदोलन कब चलाया गया? 1919 में चलाया गया। हिंदी चीनी में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था का ध्यान दिया गया। यहाँ हिंदी चीनी में जो फ्रांसीसी प्रभुत्व था, जो स्थापना हुआ, उस सभी बातों को क्या दिया गया? ध्यान दिया गया कि किस तरीक़ा से यहाँ पर हिंदी चीन में फ्रांसीसी का क्या होना चाहिए? स्थापना होना चाहिए। फ्रांसीसी लोगों यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे भाग लें। हालांकि कोचिन चीन की सीधे फ्रांसीसी शासक में था, और जो कोचिन था, जो चीन के कोचिन था, वो सीधे फ्रांसीसी के हाथ में था, क्योंकि पूरा कब्जा फ्रांसीसी के लोगों के था। जबकि अन्य 4 प्रांत तोक्यो, अन्नामी, कंबोडिया, कौनओस, लाओस, कौननामी, अन्नामी, कौनकिन, तोकिन में पुरातत्व राजवंश की कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों की प्रयुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई। कोचिन की चीन में एक नीति, उसमें से एक नीति यहाँ पर भी है। ये नीतियाँ भी क्या किया गया? चलाया गया और राजवंश में कायम रखा गया। यहाँ जो रेजिडेंट जो थे, जो उनको मुक्त कराया गया। और इसी तरीक़े से विश्व युद्ध में प्रशासन की उदार नीतिवादी आया, जिसमें कोचिन पर कुछ राहत प्राप्त हुआ, या कह सकते हैं कुछ राहत उसे मिला। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे तो आपको अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग आज बार इतना ही रहने देते, वीडियो बड़ा ना हो जाए। अगले पार्ट 3 में हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे।